देश में मानसून के साथ कमोडिटी बाजार की भी चाल तेजी से बदल रही है। खेती वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद सोयाबीन में भारी आज को गिरावट दिखाई देगी। वायदा में इसका दाम करीब 2% नीचे आया है। सरसों पर भी दबाव बढ़ गया है और ऐसे में खाने के तेलों पर भी बिकवाली हावी आज दिखाई दे रही है। गेहूं की बात करें तो वहां पर भी तेजी पर ब्रेक लगा है और इसमें करीब 1% नीचे कारोबार हो रहा है। ग्वार पर लेकिन फोकस करेंगे क्योंकि वहां बहुत बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार ग्वार की कीमतों में बढ़त आई है और वायदा में आज इसका दाम करीब 1.5 से 3% उछल गया है। नॉन एग्री कमोडिटीज में कच्चे तेल में आज तेजी वापस लौटी और इसका दाम करीब 1 से 1.5% उछला है। हालांकि 28 महीने के ऊपरी स्तर छूने के बाद सोने में हल्का दबाव दिख रहा है। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, एग्री कमोडिटीज में आज आप कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमने देखा है कि ग्वार सीड के अंदर काफ़ी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड के जुलाई वायदा में बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 3220-3230 के आसपास। टारगेट करीबन 3450-3460 तक देखने को मिल सकता है। साथ में जीरा में हमने काफ़ी अच्छी तेजी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि जीरे के अंदर भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 18,000 के आसपास। टारगेट करीबन 18,450 का होगा। स्टॉप लॉस 17,800 पे लगा सकते हैं। दोनों ही कॉल्स को एज ए पोजिशनल तौर पर भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, और बीरेन, नॉन एग्री में आपकी हॉट पिक्स क्या हैं? मैं नेचुरल गैस में शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 193 पे स्टॉप लॉस रहेगा 199, और कॉपर में भी शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा 326 पे स्टॉप लॉस रहेगा 333 और टारगेट रहेगा 317। दोनों कॉल का टाइम फ्रेम करीबन 5 से 7 दिन का है। ओके, तो बीरेन की सलाह कॉपर और नेचुरल गैस बेचकर चल सकते हैं आप। लेकिन चलिए फोकस करते हैं आज के कमोडिटी बाजार पर। सबसे पहले सोने की बात, क्योंकि शुरुआती तेजी पर ब्रेक लगा है। बीरेन, 28 महीने की ऊपरी स्तर छू चुका है सोना और अब इन स्तरों पर आज तो हमने हल्का दबाव देखा, लेकिन करना क्या चाहिए आपको लगता है? क्या हर गिरावट को खरीदने का मौका समझें या फिर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए अगर किसी ने पुराना पोजिशन बनाई हुई है तो? अभी मार्केट स्टिल मुझे काफ़ी रैंडम लग रहा है। रेंज चॉपीनेस में देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 31,400 सपोर्ट रहेगा और अपसाइड में 32,600-800 रेजिस्टेंस रहेगा। ये रेंज में मार्केट रहना चाहिए। इंटरनल स्ट्रेंथ अभी भी तेजी साइड की है, तो बाय ऑन डिप्स जनरल स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी। करीबन 31,500 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। 31,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट अपसाइड ऑब्जेक्टिव 32,200-300 के बीच होना चाहिए। बीरेन, अगर किसी का निवेश का नजरिया है, यानी कि लंबी अवधि के लिए सोना रखना चाहते हैं, तो किन लेवल्स पे खरीदें? क्या किस तरह के टारगेट दिमाग में रखें? जिन लोगों को निवेश करना है उनके लिए अभी अच्छा मौका है, क्योंकि फिजिकल मार्केट करीबन 1,200 रुपये की डिस्पेरिटी में है। ऑलमोस्ट $40 नीचा गोल्ड मिल रहा है फिजिकल मार्केट में। अगर 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सोना एनुअलाइज बेसिस पे 17 से 18% का रिटर्न देगा। ऑलमोस्ट बैंक रेट से डबल रिटर्न देगा। प्लस ये वेल्थ प्रोटेक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करेगा। तो इट्स गुड टाइम टू बाय ऑन फिजिकल मार्केट। बीरेन, वैसे तो अगर आप फेड के मिनट्स पढ़ें तो ऐसा लगता नहीं कि तुरंत ही फेड की ब्याज दरें बढ़ाएगा, लेकिन एक ब्याज दरें बढ़ने की प्रोबेबिलिटी अभी भी काफी ज्यादा है इस साल। तो ऐसे में अगर बढ़ती हैं ब्याज दरें तो सोने की चाल पर किस तरह का असर पड़ेगा? मैं ऐसा मानता हूँ कि अब फेड से फोकस हट जाएगा और ब्रेग्जिट पे फोकस रहेगा। और ब्रेग्जिट का जो इश्यू है तो एटलीस्ट नियर टर्म तो कोई इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अनिश्चितता वो बनी रहेगी। ये प्रॉब्लम शायद हमको 2 साल तक परेशान कर सकता है। तो ये जो अनसर्टिनिटी है उसके हिसाब से गोल्ड में रिस्क प्रीमियम बिल्टअप होना चाहिए। प्लस 10-12 ट्रिलियन जितना पैसा नेगेटिव यील्ड पे है, इतना हॉट मनी, इतनी लार्ज कैश इज सिटिंग ऑन नेगेटिव यील्ड, तो वो उसमें से भी टाइनी फ्रैक्शन अगर गोल्ड में आता है तो मैं आगे 3-4 साल में गोल्ड को $1,700-1,800 देखता हूँ। पोस्ट ब्रेक्जिट के बाद मेरा नज़ारा बदल गया है।
ओके, तो ब्रेक्सिट क्या इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन वहीं निकल की बात करते हैं तो वहाँ पर आज हमने अच्छा खासा दबाव देखा है। फिलीपींस की तरफ से जो खबरें आ रही थी शायद उसका कुछ सपोर्ट, लेकिन निकल पर इस वक्त आपका व्यू क्या बन रहा है? निकल जो लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में था 2400 से लेके 550 तक गया, अब वो रिलीफ रैली है, बेयर मार्केट में आती हुई रिलीफ रैली, और हम इसको 700 750 तक शायद देखेंगे। बट फिर भी मेरा नज़रिया इसमें ऐसा रहेगा कि सेल ऑन रैली में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल इसकी कमज़ोर है। चाइनीज स्टील मिल की हालत देखते हुए मुझे इसमें फंडामेंटली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तेजी नहीं लग रही। यहाँ 675 पे मैं शॉर्ट जाऊंगा, 690 का स्टॉप लॉस रहेगा और 650 का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त निकल पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है मंडी में इस वक्त। हाजिर में ग्वार के दाम करीब 40 रुपए की तेजी देख रहे हैं। बीकानेर में इसका दाम 3150 रुपए के स्तर को छू चुका है। पिछले महीने की बात करें तो वहां पर 20 तारीख को 27.5 रुपए का निचला स्तर छूने के बाद ग्वार में करीब 15% की तेजी आ चुकी है। दरअसल जून में ग्वार गम का एक्सपोर्ट करीब 38% बढ़ गया है। इसी का असर आप कीमतों पर देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में इस साल मानसून 15 दिन पहले पहुंच गया है। ऐसे में ग्वार की ये तेजी कितनी टिकाऊ है? हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हैं। अनुज, आपका क्या व्यू बन रहा है इस वक्त ग्वार पर? 2 बुरे साल उसके बाद अब थोड़ी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर बुआई का सीजन भी शुरू हुई है, तो ऐसे में क्या लगता है टिकाऊ है ये तेजी? देखिए, ग्वार में देखिए तो मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो भाव हैं वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट में गए हैं, और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल भी अब सपोर्टिव यहाँ दिखने चालू हुए हैं। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर ये एक ऐसी कमोडिटी है जो अभी एक अंडरटोन में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि एक तेजी का माहौल यहाँ बन सकता है। हालांकि अगर हम फंडामेंटल टेक्निकल दोनों साइड से जाएँ तो कहीं ना कहीं भाव जो है वो सपोर्टिव लेवल पर है। टेक्निकली भी अगर देखें तो भाव ओवर सोल्ड कैटेगरी में थे और हमने देखा काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ है। साथ में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक तेजी का माहौल कंटिन्यूस बनता हुआ दिखाई देगा। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो यहाँ काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि 3450-3500 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर 3500 के ऊपर भाव चलते हैं तो करीबन हम 3700 से लेकर 3800 रुपए तक के लेवल देख पाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगी। मगर जिस तरह का यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला है तो मुझे लगता है कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, तो बाइंग साइड में ही रिकमेंडेशन है। ओके, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीद कर चलना चाहिए। 3320 के स्तर के आसपास आप खरीदिए। 3460 के टारगेट के लिए 3250 पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन फोकस इस वक्त कुछ किसानों की इनकम पर। सरकार की कोशिश है, सरकार की उम्मीद है, उनको लगता है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन नाबार्ड की नजर में ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। CNBC आवाज की संवाददाता नेहा आनंद से खास बातचीत में नाबार्ड के डिप्टी MD अमलोर पवनाथन ने बताया कि सिर्फ क्रॉप लोन के जरिए किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाई जा सकती। बैंक्स ने सबसे बड़ा बात है, और बैंक से ट्रेडिशनल वे में फाइनेंस किया तो उसमें डबलिंग नहीं हो सकता है। उसको पूरा वैल्यू चेन लेके, उसका सीड से लेके सप्लाई से लेके मार्केट तक हर सेगमेंट को अलग अलग फाइनेंसिंग करना जरूरी है। खाली क्रॉप लोन देने से कुछ नहीं होगा। क्रॉप लोन देने से क्रॉप बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट इनोवेशन चाहिए। बैंकिंग का अभी प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में। तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ दिक्कतें हैं? उसको इसके पहले से सबसे पहले उसको फार्मर्स का फ्रेंडली प्रोडक्ट समझना चाहिए। अगर ये अभी देखो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, लॉट ऑफ क्या बहुत सारा उसका ध्यान दे रहे हैं। उसका रूरल साइड में रूरल पीपल को एम्प्लॉय करके उसको जाके बातचीत करके उसको जो चाहिए उसका ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन वो जनरली बड़ा बैंक है, उसका प्रोडक्ट इनोवेशन में कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो क्या ये बैंकों की ही दिक्कतें हैं या फिर सरकार से भी यहाँ पर कुछ मदद की ज़रूरत है? और कितना समय, कितना रियलिस्टिक आपको लग रहा है कि 6 साल में जब फार्मर के इनकम को डबल करने की बात होती है रियल लेवल पर, अगर हम कहते हैं कि रियल इनकम डबलिंग की अगर बात करते हैं, तो कैसे इतना बड़ा फिगर अचीव होने वाला है?
इसे मेरे ख्याल से इसको बड़ा बात नहीं है। अगर एग्रीकल्चर और फूड इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, 13 to 15% इन्फ्लेशन हो रहे हैं, मतलब उसका मार्केट है। वो ये 13% इन्फ्लेशन आ रहे हैं, कंज्यूमर पेमेंट करता है, वो फार्मर को पहुंचता नहीं है। अगर पहुंचने के लिए हम रास्ता बनाएंगे तो डबल हो जाएगी, उसको बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसी का कारण मैं बोल रहा हूँ, उसको फार्मर्स को और कंज्यूमर को इंटीग्रेट करना जरूरी है। जो लंबा जो वैल्यू चेन है उसका हैंडिंग एटलीस्ट 12 से 15 तक लोग हैं बीच में, इसको थोड़ा क्रैश कराएंगे तो फार्मर से ज़्यादा जो कंज्यूमर पेमेंट करता है उसी से मिल जाएगा। अगर मिल गया तो बड़ी बात नहीं है उसका डबल करने में, हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा वो कैसा करेंगे। तो लोन से ज़्यादा ज़रूरत है मिडलमैन की, जो नंबर ऑफ मिडलमैन इन्वॉल्व हैं किसान और कंज्यूमर के बीच, उनको कम करने की। लेकिन चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। कॉल पहले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त सुरेंद्र सिंह चौहान जुड़ रहे हैं हमारे साथ उज्जैन से। नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? सर मैम गोल्ड मेरा सेल है 31,982 से। हेलो। ओके, वीरेन क्या सलाह देंगे? इन्होंने 31,982 के आसपास सोना बेचा हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? सोने में उनको 31,350 का स्टॉप लॉस रखना, 32,300 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आगे मैं 30,300 के नीचे प्राइस नहीं देख रहा हूँ नियर टर्म में, सिवा के कोई बड़ी इवेंट आए पॉजिटिव तो अलग बात है। करंट सिनारियो में, करंट हालात में मुझे नहीं लग रहा कि ये 30,300 के नीचे जाएगा। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। लेकिन चलिए अगला कॉलर लेते हैं। इस वक्त हनुमानगढ़ से देव जुड़ रहे हैं। नमस्कार देव जी, बताइए सवाल क्या है आपका? देव जी, आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल पूछिए। ओके, आपका सवाल ले लेते हैं। 17,000 रुपए पर इन्होंने जीरा खरीदा हुआ है, जानना चाहते हैं अब क्या करें। 4 लॉट में निवेश है। अनुज, क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, हमें लगता है कि जीरे में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है और उनकी जो बाइंग है वो काफ़ी अभी नीचे है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर 18,400 18,500 के आसपास से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एक टेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 17,800 का ही अपनी पोजीशन में लगा सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से SN राय जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार राय साहब, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, कापर हमारा लिया हुआ है और अभी नीचे आ गया 323 करीब हो चुका है, तो जी आपने 328 पे खरीदा हुआ है? हाँ हाँ, ठीक है। बीरेन, क्या सलाह देंगे? 328 पे खरीदा है, आज अच्छा खासा नीचे आया, क्या करना चाहिए इनको? मैं ऐसा मानता हूं कि कॉपर में मार्केट अभी रेंज बाउंड है, बट ओवरऑल ट्रेंड हल्का सा बेरिश रहेगा। 325 पे वो एग्जिट करके डबल शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब जितना बाई है वो शॉर्ट करके 330 का स्टॉप लॉस और 317 315 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल इंदौर से कार्तिक जी का है। नमस्कार कार्तिक जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल सोयाबीन का था। गुड इवनिंग। मैंने सोयाबीन अक्टूबर का 3870 में खरीदा है, तो नीचे में कहाँ तक रह सकता है? ओके, बीरेन वकील साहब का आंसर दीजिए। ओके, आप बीरेन जी से सवाल पूछ रहे हैं।
बीरेन, आपने हाल में सोयाबीन देखा है, इन्होंने 3870 के लेवल पर खरीदा हुआ है 5 लॉट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेंगे? प्रिसाइज अक्टूबर में मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 अक्टूबर के दिन NCDX कंडीशन का 10% मॉइस्चर वाला माल नहीं मिलेगा मानसून डिले होने के कारण। ये दो चीज़ कर सकते हैं, या तो दिसंबर में हेज करके शॉर्ट जा सकते हैं या आउटराइट लॉन्ग अभी रह सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 3705 होना चाहिए। 3705 के आसपास आप सोयाबीन में स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं। लेकिन अनुज, आपसे भी समझना चाहेंगे, इस वक्त सोयाबीन दबाव देख रहा है, इन्होंने बाय साइड की पोजीशन बनाई है पर थोड़ी लंबी पोजीशन है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की तक, तो इन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी सोयाबीन में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, और हमें लगता है कि अभी इसमें करेक्शन और देखने को मिल सकता है। हालांकि भाव 3700 के आसपास मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नीचे भाव करीबन 3650 से लेकर 3600 रुपये तक मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अभी अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो इनको अभी कुछ और डिप यहाँ देखने को मिल सकता है। तो 3600 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ दोबारा एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना चाहते हैं तो यहाँ बिकवाली करके चलें। करंट लेवल से 100 रुपये तक की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। इस वक्त हमारे साथ कानपुर से नीरज जुड़ रहे हैं। नमस्कार नीरज, बताइए सवाल क्या है आपका? जी नमस्कार, मैंने गोल्ड सेल कर रखा है 1 किलो 31,000 में जी, और सिल्वर सेल कर रखी है 49,000 में 1 लॉट। आपने सोना 1 लॉट 31,000 में बेचा है जी, और चांदी आपने 49,000 पे बेची है। ये आपने पोजीशन कब बनाई चांदी की? चांदी की पोजीशन ये मैंने बनाई है अभी 1 हफ्ता हो गया। और कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये पोजीशन बनाई है? ये दिसंबर वादा में। ओके, बीरेन, क्या सलाह होगी इनके लिए? 49,000 दिसंबर वायदा इन्होंने बेचा और सोना इन्होंने 31,000 पर बेचा हुआ है, क्या करेंगे? सिल्वर में मैं ऐसा मानता हूं कि शॉर्ट टर्म गोल्ड की तुलना में वो उसका आउट परफॉर्मेंस रहेगा। दोनों साइड में मैं सेल साइड में कंफर्टेबल नहीं हूं, सोने में लॉन्ग साइड में कंफर्टेबल हूं। आने वाली जो फेड की मीटिंग है उसमें जो भी गिरावट मिले आफ्टर द फेड मीटिंग, उनको ये फेड की मीटिंग के दिन पोजीशन क्लोज आउट कर देना चाहिए दोनों। ओके, तो अगर फेड की मीटिंग के आसपास गिरावट आती है तो आपको ये दोनों ही पोजीशन क्लोज करने पर विचार करना चाहिए। सोने और चांदी पर बीरेन का व्यू इस वक्त पॉजिटिव है। चलिए आप चलेंगे जोधपुर, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मांगीलाल बिश्नोई। नमस्कार मांगीलाल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा एक ग्वार गम 30 लॉट सेल किया हुआ है 6250 रुपए में। ओके, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेचा है आपने ये? हाँ जी। ओके, अनुज, इन्होंने ग्वार गम में बड़ी पोजीशन बनाई, 30 लॉट बेचने की पोजीशन बनाई है, लेकिन 6250 पर। सलाह क्या देंगे आप इनको? देखिए, मुझे लगता है कि ग्वार गम या ग्वार सीड में जिसकी भी शॉर्ट की पोजीशन है वो निकल जाए, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड यहाँ पर बना है मुझे लगता है कि शॉर्ट में रहना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो जो इनकी शॉर्ट की पोजीशन है उसे एग्जिट करके बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम में आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर हम लेवल वाइज देखें तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड के भाव करीबन 3500 से लेकर 3800 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं, और ग्वार गम में करीबन 6500 से लेकर 6800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटीज में शॉर्ट से एग्जिट करके बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो इस वक्त अनुज की सलाह में आपको ग्वार में, चाहे वो ग्वार सीड हो या फिर ग्वार गम, बेचने की पोजीशन नहीं, खरीद की पोजीशन बनानी चाहिए। उन्होंने आज अपनी हॉट पिक भी दी है 3320 के आसपास बाय करके 3460 के टारगेट के लिए 3250 पर एक स्टॉप लॉस लगाना है, और ये ग्वार सीड में उन्होंने सलाह दी है। अनुज, इस वक्त अगर क्या आपको लगता है ग्वार में थोड़ी लंबी अवधि की पोजीशन बनाई जा सकती है? क्या खरीदने का मौका है ग्वार?
देखिए, अगर हम पूरे हिस्टोरिकल चार्ट को देखें तो भाव करीबन 3500-3600 के आसपास आकर कंसोलिडेट करते हैं। अगर प्राइस सक्सेसफुली 3500 के ऊपर चलते हैं तो मुझे लगता है कि 3800 का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की बात करें जो कि 4200 के आसपास बनता है, मुझे लगता है कि अगर भाव 3800 तक आते हैं तो फिर 4200 तक का भी रेंज देखने को मिल सकता है। ग्वार सीट में अगर देखें तो, क्योंकि अगर हम देखें तो अब सोइंग का जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिले। मगर फिलहाल जिस तरह के फंडामेंटल्स डेवलपमेंट है और साथ में जिस तरह का टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये भी कुछ और दिन सस्टेन रह सकती है। लेकिन अनुज, एक चिंता यहाँ पर ग्वार के लिए ये है कि अभी बुआई के जब आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ी बहुत बुआई शुरू हो रही होगी, तो क्या आपको लगता नहीं एक बार वापस से दबाव देखेगा ग्वार? देखिए, मैंने बताया कि 3600 के आसपास हो सकता है कि एक बार पोजीशन में लिक्विडेशन देखने को मिले, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस है वो 3500-3600 की रेंज में है। अगर वो उस रेंज को मार्केट सक्सेसफुली ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स और विद प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा लेवल आगे देखने को मिलेगा। साथ में अगर एक्सपोर्ट डिमांड ऐसे ही बनी रहती है कंटिन्यूसली, तो हो सकता है कि जो आंकड़े आएंगे वो भी हो सकता है कि उसको पास ऑन करते हुए जाएं और एक कंटिन्यूस तेजी ग्वार सीट में देखने को मिले। बीरेन, आपका क्या व्यू है ग्वार पर? ग्वार में अभी कहना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की शायद शुरुआत होगी प्रोबेबली अगस्त जुलाई के बाद, क्योंकि कैटल फीड की आइटम ये अभी बन रही है बिकॉज ऑफ अदर कैटल फीड काफ़ी महंगा है। इसलिए मैं करीबन ऐसा मानता हूँ कि 4-4.5 हज़ार इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो ग्वार में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म बुल मार्केट शुरू हो। लेकिन इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। अनुज, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर? देखिए, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। बीरेन, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? हमारा पर्सनल कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, क्लाइंट को हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एडवाइस देते हैं। थैंक्स अ लॉट अनुज और बीरेन समय निकालने के लिए। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही। हमें यहीं दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CNBC आवाज। हमारी टीम की तरफ से नमस्कार।